Hello everyone. In this video we will revise the entire chapter thermal property of matter. ठीक है, सो इसको ध्यान से देखें. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द अपकमिंग वीकली टेस्ट. ठीक है, तो एक बार पूरे चैप्टर का हमने रिवीजन कर रखा है शॉर्ट में. थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में अगर हम बेसिकली देखें तो ये तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं. ठीक है, क्या क्या हैं? थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर. जिसमें थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट हमने देख लिया है. इसमें केवल एक टॉपिक आपका बचता है जो आपको अच्छे से देखना है, दैट इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर टेम्परेचर के साथ हमने देखा था कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो एक्सपैंड करती है. ठीक है, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड करता है. लेकिन वाटर में जो एक्सपेंशन है दैट इज़ समथिंग स्पेशल एंड दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. ठीक है, तो वो हमें समझना है कि क्या बिहेवियर है वाटर के एक्सपेंशन का, वॉल्यूम के एक्सपेंशन का. ठीक है, सो हियर यू कैन राइट इन द टेक्स्ट फॉर्म. देखिए, water exhibits an anomalous behavior. It contracts on heating between 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम होता है, यानी कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. क्लियर? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इसका वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होता है. तो ये बिहेवियर बेसिकली क्या कहा जाता है? एनोमलस बिहेवियर. ठीक है, नेचर में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है. ठीक है, मतलब अभी हम देखेंगे इसका नेचर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे. अगर ये बिहेवियर वाटर ना दिखाए तो पानी के नीचे रहने वाले लाखों जीव जंतु जो आपके मछलियाँ वगैरह होती हैं वो सर्दियों में जिंदा नहीं रह सकते. आप देखते हैं ग्लेशियर में कई बार कई लेक के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, लेकिन पानी के नीचे फिर भी जो है, और जो सरफेस के नीचे अगर हम देखें तो पानी गर्म रहता है. ठीक है, अगर मान लीजिए आइस सरफेस पे जमी हुई है और मान लीजिए नीचे भी अगर जम जाए तो क्या उसके नीचे रहने वाले कोई आदमी जिंदा रह पाएगा? आंसर इज नो. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि कितनी भी ठंड पड़ जाए, ऊपर तो पानी जम जाता है लेकिन नीचे फिर भी टेम्परेचर पानी का एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा रहता है. तो उसमें जो भी जीव जंतु रहते हैं वो जिंदा रहते हैं. क्लियर? उसके पीछे यही रीज़न है. दिस एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वी विल सी हाउ. देखिए, इसमें पहले अगर हम बात करें वॉल्यूम की, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं इन केस अगर आपसे पूछा जाए तो. वॉल्यूम आप देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज. यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज. ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी के टर्म में भी हम इस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. आप देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक जो डेंसिटी है आपकी वाटर की वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर की डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है. क्लियर? सो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. सो 0 to 4 में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है. सो दोनों ग्राफ आपसे कोई भी पूछा जा सकता है. क्लियर? नाउ वी विल सी व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं. मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर अभी एक लेक बना रहा हूँ मैं. ठीक है, इसके अंदर पानी है और इसके नीचे बेसिकली कुछ जीव जंतु आपके मछली वछली. ठीक है, कुछ मछलियाँ इस तरह से तैर रही हैं. क्लियर? लाइक दिस. ठीक है, अभी क्या हुआ कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है इनिशियली तो बहुत ज़्यादा होगा, लेट अस सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, जैसे जैसे ठंड पड़ना स्टार्ट हुई तो ये जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होना शुरू हुआ. तो हमें पता है कि आप यहाँ पे ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस एनोमलस बिहेवियर. ये हमने देखा था कि डेंसिटी आपकी जो है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करती है, लाइक दिस. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू डेंसिटी की कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आप धीरे धीरे टेम्परेचर को अब कम कर रहे हैं. ठीक है, सर्दियाँ पड़ना शुरू हो रही हैं, तो 20 से यानी कि ये 4 डिग्री सेल्सियस से इधर अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर इस साइड आएगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज. यानी कि सरफेस पे जो वाटर है उसकी डेंसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा
उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, इस वाटर की जो सरफेस पर है डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी मतलब वो हैवी होगा, तो वो पानी आपका जो है नीचे आने लगेगा, और जो नीचे वाला पानी है जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी आपका ऊपर जाने लगेगा। क्लियर? और ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि ये टेम्परेचर घटकर 4 डिग्री सेल्सियस पर ना पहुंच जाए। क्लियर? 4 डिग्री सेल्सियस पे आप देखेंगे कि ये जो वाटर सबसे ऊपर है इसकी डेंसिटी क्या है आपकी? मैक्सिमम, और ये पूरा का पूरा पानी आपका कहाँ आ जाएगा? नीचे। यानी कि अब अगर आप देखें तो नीचे जो पानी इकट्ठा हो गया है उसका टेम्परेचर कितना हो जाना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है और वो सबसे भारी होगा तो वो नीचे आके रह जाएगा। ठीक है? बाकी जो पानी है वो आपका ऊपर जाएगा। ठीक है? अभी अगर ठंड इससे भी ज़्यादा पड़ती है, 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा अगर ठंड पड़ती है, तो क्या होगा कि इसके बाद डेंसिटी आपकी डिक्रीज होना शुरू हो गई। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर है और उसका टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब इस वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में क्या होगी? कम। यानी कि ये नीचे वाले पानी से हल्का रहेगा तो ये नीचे आएगा ही नहीं। क्लियर? यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से जो पानी है वो ऊपर ही बना रहता है। फिर धीरे धीरे आप उसके टेम्परेचर को अगर कम करते जाएंगे 3 से 2, 2 से 1, तो ये पानी बेसिकली ऊपर ही लेयर जमना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर धीरे धीरे अब जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो आइस जमना शुरू होगी इस तरह से, और इस तरह से ये पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा। क्लियर? इसीलिए जो अपर मोस्ट सरफेस है उस पर तो आइस जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रहता है, जिससे हमारी ये जो मछलियाँ वगैरह हैं ये आराम से इसमें बनी रहती हैं, इनको कोई जीवन में दिक्कत नहीं होती। क्लियर? सो दिस हैज़ अ इमेंस एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है? इन प्रैक्टिकल बिहेवियर। ठीक है? दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कैलोरीमेट्री। ये इसकी दूसरी ब्रांच है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कैलोरीमेट्री, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। ठीक है? इस ब्रांच में बेसिकली हम किसी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको मेज़र करेंगे। क्लियर? हमने ये तो पढ़ा ही है कि अगर 2 बॉडी रखी हुई हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है। ठीक है? अगर T1 इज ग्रेटर देन T2 है तो T1 से हीट निकलकर T2 की तरफ जाएगी। तो ये कितनी हीट जा रही है, कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है, इसके मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री बेसिकली। सो इस ब्रांच का यही पर्पज है कि हीट को मेज़र करना है जब ये एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जा रही होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हीट को आप तभी मेजर कर सकते हो जब वो एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जा रही हो। क्लियर? कभी भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बॉडी रखी है और इसका टेम्परेचर T1 है, मैं आपसे कहूँ बताओ इसके अंदर हीट कितनी है। दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट। ठीक है? So if you want to calculate the heat, measure the heat, you can do that only when it is flowing from one body to another body. Only then, in between the transition only, you can measure the heat. ठीक है? So इसमें सबसे पहला जो important term आता है that is specific heat capacity. What is this? Specific heat capacity को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है, इसका मास आपका है m। ठीक है? इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1 और बाहर से आपने इसको कुछ हीट दी। बाहर से हीट कैसे? मतलब इसको मान लीजिए आपने इसके नीचे आपने आग जला दी। ठीक है? या इसको स्टोव पे रख दिया हमने। ठीक है? हीटर पे रख दिया, तो हमने बाहर से इसको कुछ हीट एनर्जी दी, तो इसका टेम्परेचर T1 से बढ़कर क्या हो गया? T2। ठीक है? ये हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस हैं कि जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्लियर? नाउ आई वांट टू कैलकुलेट कि अगर इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, इसका मास m है, तो इसको मैंने कितनी हीट दी। ठीक है? हाउ मच हीट आई हैव प्रोवाइडेड टू दिस बॉडी। सो लेट अस सपोज दैट हीट डेल्टा Q जो आपने एक्स्ट्रा इसको दी, यहाँ से जो एक्स्ट्रा हीट आप दे रहे हो डेल्टा Q,
that is directly proportional to the mass of the body, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? यानी कि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 में करना चाहता हूँ, T1 से T2, तो उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि बॉडी का मास कितना है। ठीक है, छोटा मास है, 1 kg की बॉडी है तो कम हीट देनी पड़ेगी, बड़ी बॉडी है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, दिस इज लॉजिकली करेक्ट। ठीक है ना, ये हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि भाई बहुत बड़ी बॉडी है तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। दूसरा, दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, नो डाउट इट इज करेक्ट। ये भी लॉजिकली हम समझते हैं, भाई ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना है तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो हम लॉजिकली समझते हैं। नाउ व्हेन वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। When we say delta Q is equal to ms delta T, this factor S, this S is known as specific heat capacity of the substance, है ना। ये इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी। क्लियर? सो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं m को 1 kg ले लूँ, m को 1 और डेल्टा टी को 1 डिग्री ले लूँ, तो s किसके इक्वल आ जाएगा आपका, डेल्टा की के। ठीक है, लेट मी रब दिस पोर्शन। यस, सो इफ आई वांट टू डिफाइन दिस, है ना, सो आई कैन से इफ m इज इक्वल टू 1 kg and delta T is equal to 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस कुछ भी। ठीक है, सो S will be equal to डेल्टा Q। सो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट अमाउंट से बढ़ाने के लिए जो हीट उसको देनी पड़ेगी, दैट हीट इज नोन एज specific heat capacity. What is the definition? To raise the temperature by unit amount of a unit mass of a substance, the required heat is known as specific heat capacity. Okay, so I hope this is clear now, है ना। Now let me give you few examples of the specific heat capacity for a particular substance। ठीक है, सो लेट मी टेक दैट। देखिए यहाँ पे आपके सामने सब्सटेंस लिखे हुए हैं, वाटर, आइस, स्टीम। ठीक है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है S। ठीक है, और 2 यूनिट में आपको दे रखी है, अगर आप ध्यान से समझें, वन इज CGS यूनिट एंड अनदर वन इज SI यूनिट। ध्यान से देखें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टीम, ठीक है, स्टीम मतलब जब वेपर फॉर्म में है बेसिकली, सो उस केस में अगर आप 1 ग्राम स्टीम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हो तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हीट होगी आपकी 0.48 कैलोरी। ठीक है, 0.48 कैलोरी। कैलोरी क्या है, बेसिकली कैलोरी इज द CGS यूनिट ऑफ हीट, CGS यूनिट ऑफ हीट। ठीक है ना। सो ऐसे ही SI में अगर हम बात करें, SI में अगर मैंने 1 किलोग्राम 1 kg स्टीम ले ली और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज 2100 जूल पर kg इंटू केल्विन। ठीक है, सो आई कैन से जूल क्या है, जूल इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? कैलोरी और जूल में आपको रिलेशन पता ही है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, ये आप पहले भी देख चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाले
फॉर्मूले में, ठीक है। सो ये आपको एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा बेटा, ये बेशक याद मत रखो, क्वेश्चन में हो सकता है दे रखी हो, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टीम के लिए एस की वैल्यू होती है 0.48, आइस के लिए होती है आपकी 0.50 एंड वाटर के लिए आपकी होती है 1, ठीक है। SCGS यूनिट एटलीस्ट आप याद रखें। इसको कई बार हम बराबर भी ले लेते हैं, 1/2 1/2 दोनों में 0.5 ले लेते हैं और इसको हम 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। सो नाउ लेट मी टेक अनदर स्लाइड। हीट कैपेसिटी, नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी, इसको समझे। मान लीजिए ये सब्सटेंस है आपका जिसका मास आपका m है, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर आपका कितना है T1, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर, ठीक है, T2 करना है मुझे, T2 क्लियर। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो आपने लिखा हीट गिवन इज Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। वेयर डेल्टा टी इज नथिंग बट, लेट अस सपोज Q हीट आप यहाँ पे दे रहे हो एंड डेल्टा टी इज नथिंग बट m इंटू एस T2 माइनस T1, ठीक है। Here this S is known as specific heat capacity, ठीक है। Now we define a new term that is called heat capacity and symbol we will use is C and which is nothing but equal to M into S। ध्यान से देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का प्रोडक्ट मास के साथ विल गिव यू हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, ध्यान से समझे। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ से आई कैन से m इंटू एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C इंटू डेल्टा टी। सो C कितना आ जाएगा आपका Q अपॉन डेल्टा टी। यानी कि अगर मैं डेल्टा टी को 1 ले लूँ, डेल्टा टी को 1, तो आपका C किसके इक्वल आ जाएगा, Q के। तो यहाँ से डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो ये बनेगी कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट अमाउंट से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप समझिए ध्यान से। मैं कहूँ कि किसी भी सब्सटेंस के, ये इतना बड़ा सब्सटेंस था मान लो 20 kg का, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 kg में से मैंने 1 kg अलग निकाल लिया और इस 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्लियर। लेकिन इस पूरे 20 kg का अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो उसको हम बोलते हैं C। और जाहिर सी बात है 1 kg को बढ़ाने के लिए चाहिए S, तो m kg को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए होगा, यूनिटरी मेथड से m इंटू एस। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन C एंड S, ठीक है। Specific heat capacity and this is heat capacity, okay। So now let me take another slide, fine। Now what is latent heat, इसको समझते हैं, this is very important। ध्यान से समझे। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक आइस क्यूब रखा हुआ है, ध्यान से समझना, आइस क्यूब, ठीक है। अभी इस आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है, लेट अस सपोज दैट इज -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हीट देना शुरू कर रहा हूँ, लेट अस सपोज। तो जब मैं इसको हीट दूंगा तो इसका टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये -4 डिग्री सेल्सियस से थोड़े टाइम के बाद ये किस पे आ जाएगा, आइस क्यूब। थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, क्लियर, 0 डिग्री सेल्सियस। और हमने इसको हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं उसी रेट से, ठीक है। यहाँ से हीट हम दे रहे हैं इसको। 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही ये आइस मेल्ट होना शुरू कर देगी, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर, ऑफ आइस। सो अब ये आइस अपनी फेज चेंज करना शुरू कर देगी, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि जब तक सब्सटेंस की फेज चेंज नहीं होती, देखो आइस था -4 पर, अभी भी आइस है 0 पर, तब तक हीट देने से टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। आप देखेंगे इंटरेस्टिंगली, जब ये आइस मेल्ट होना शुरू होती है तो उस दौरान, जब ये आइस मेल्ट होना शुरू होती है
उस दौरान ये आइस, मान लीजिए इसका वेट था आपका 1 kg, ठीक है। सो 1 kg आइस थी ये। अब ये 1 kg आइस पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वाटर में। क्लियर। तो जब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय बॉडी का या सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। क्लियर, इट्स अ फैक्ट। सो केवल टेम्परेचर को देख के कोई ये नहीं बता सकता कि बॉडी को हीट दी भी जा रही है या नहीं। देखो यहाँ से तो क्लियर कट पता चल रहा है कि -4 से 0 हो रहा है, -4, -3, -2, 0, मतलब बढ़ रहा है टेम्परेचर, यानी कि इसको हीट दी जा रही है। एवरीवन कैन से दैट बाई मेयरली ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट दी जा रही है। लेकिन मान लो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊं, केवल टेम्परेचर दिखाऊं, तो आपको दिख रहा है अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस है, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है। सो यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग कि हीट दी भी जा रही है या ली जा रही है, ठीक है। इसीलिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें इस प्रोसेस को हम नाम देंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट। क्लियर। और इस दौरान जो हीट इस सिस्टम को दी जाती है, मतलब इसको मेल्ट होने में जितनी हीट लगेगी, ठीक है, उस हीट को, उस समय जो सिस्टम को हीट दी जा रही है उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का लिटरल मीनिंग होता है छुपी हुई, ठीक है, छुपा हुआ, और हिंदी में अगर आप पढ़े तो गुप्त ऊष्मा, ठीक है। सो दैट इज वाई द नेम इज गिवन लेटेंट हीट, बिकॉज केवल टेम्परेचर को देख के किसी को पता नहीं चलता कि हीट दी भी जा रही है या नहीं, इसीलिए ये हिडन एनर्जी के फॉर्म में इसको देखते हैं। दैट इज वाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट, ठीक है। सो ये लेटेंट हीट अब कैसे पता करेंगे, सर कितनी हीट रिक्वायर्ड है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस आइस को -4 से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में कितनी हीट दी गई इसको, तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। -4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है तो कैसे निकालेंगे इसको, हीट टेकन विल बी इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर, Q इज इक्वल टू मास कितना था इसका 1 kg इंटू, नाउ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने लिखा S इंटू डेल्टा टी, कितना हुआ -4 से 0, तो 4 का चेंज आ गया। अब बात आती है कि सर यहाँ S की क्या वैल्यू रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट के लिए। सो अगर आपको S की वैल्यू रखनी है CGS में, विच इज़ वेरी इजी, आपको याद है 1/2.5 रखना है, तो उसके लिए इन सभी को आपको CGS में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि मास आपने kg में रख दिया और S की वैल्यू आपने CGS में रख दी, ये गड़बड़ हो जाएगी कैलकुलेशन। तो आपको क्या करना है, Q इज इक्वल टू 1 kg की जगह 1000 ग्राम इंटू 1/2 इंटू 4, ठीक है। सर डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में चेंज करना है क्या, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है क्या, नहीं, बिकॉज ये जो आप यहाँ पे लिखते हैं ये 4 है, ये बेसिकली क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर। तो वो चाहे केल्विन में चेंज दे रखा हो चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज दे रखा हो, आपको उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कल को यहाँ पे 273 से 277 होता तब भी डिफरेंस तो 4 का ही हुआ ना। सो यहाँ इससे आप अफेक्टेड ना हो कि ये केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, क्लियर, बिकॉज इट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस। सो ये हीट आपने निकाल ली यहाँ से कि आइस को यहाँ से यहाँ तक लाने में इतनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इस आइस को पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी लेटेंट हीट इसमें जाएगी वो कैसे निकालें, ठीक है। सो उसके लिए बताया गया व्हाट इज द कंक्लूजन। उसके लिए अगर हम देखें, ये बोला गया कि ये जो लेटेंट हीट होती है QL, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब अगर ये आइस 1 kg है तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ी इसको पूरा पिघलाने के लिए, पूरा इसको मेल्ट कराने के लिए। अगर ये 10 kg होती तो 10 टाइम्स ज़्यादा हीट देनी पड़ती, क्लियर। सो लेटेंट हीट, ध्यान से देखें, लेटेंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M ओनली, क्लियर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज वो चेंज ही नहीं होता, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम यहाँ से हटाते हैं तो वी गेट ए कांस्टेंट
which is known as L, which is represented by this symbol, ठीक है, L. Now what is this L? अगर हम बात करें, L इज द, जैसे ऐसे ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऐसे ही L को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्लियर, या फ्यूजन नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन, ये अलग अलग इसकी वैल्यू होती है इस कांस्टेंट की, ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है, जैसे L की डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो इट इज़ Q/m, ठीक है. सो अगर मैं m को यूनिट ले लूँ, m इज इक्वल टू 1, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका Q. तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, क्लियर. सो बेस्ड ऑन द फेजेस कि भाई लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से वेपर में जा रहा है या वेपर से लिक्विड में आ रहा है, दिस लेटेंट हीट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, ठीक है. सो वो हम देखते हैं, एक बार ध्यान से देखें. यस, लेट मी फर्स्ट रफ दिस वन. यस, सो नाउ यू कैन सी, ध्यान से देखिए, ये बेसिकली प्रोसेस दे रखे हैं आपको कि मान लीजिए कोई आपके पास सब्सटेंस है, सॉलिड में है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, ठीक है. तो सॉलिड से जब लिक्विड में जाता है तो उसको हम बोलते हैं, उस केस में जो हीट इसको देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है. या हम कहें लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है. सो बेसिकली इसको आप किसी भी तरह से नाम दे सकते हैं. सिंबल आप यही लेंगे LF, ठीक है. सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड के लिए LF. मतलब मैं कहूँ 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम आइस में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी, तब भी आप LF लोगे उसमें, ठीक है. सो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपसे, लेट अस सपोज कि यहाँ पर 5 kg आइस है, ठीक है. 5 kg आइस वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी लिक्विड में. तो बताओ कितनी हीट रिक्वायर्ड है. तो आप कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू M इंटू L. आपने देखा सॉलिड से लिक्विड, सो आप क्या लेंगे उसके लिए, LF, ठीक है. नाउ अब ये LF की वैल्यू होती कितनी है वो आपको SI और CGS दोनों में दे रखी है. अगर मास kg में है तो आप इसको ये भी रख सकते हैं 336 किलोजूल पर kg, ठीक है. बाकी जनरली आपको ये याद रखना होता है, ठीक है, CGS सिस्टम वाली, SI इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. तो अगर आप CGS में कैलोरी में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप मास को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, इंटू LF की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 80, क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग है. सो आप यहाँ पे रखेंगे 80 कैलोरी पर ग्राम. सो ग्राम से ग्राम कैंसिल और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 5 8 जो 40, 400, 4 इंटू 10⁵ कैलोरी, है ना. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस निकालते हैं कि 5 kg आइस है, 5 kg आइस है, उसको पूरा लिक्विड में कन्वर्ट करना है आपको, दैट इज ऑफ 5 kg. लिक्विड का भी मास कितना है, 5 kg, ठीक है. और सेम टेम्परेचर पर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये वाटर भी कितने पर आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये जो हीट गिवन होगी, दिस लेटेंट हीट, वो कितनी आएगी आपकी, 4 इंटू 10⁵ कैलोरी, ठीक है ना. ऐसे ही मान लीजिए ये जो पानी रखा हुआ है, अब इसको आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है. वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट करना है, सॉरी वेपर में नहीं, स्टीम में, ठीक है. सो अब ये डायरेक्ट अभी हो जाएगी क्या, ये कब जाकर स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगी, 100 पे. तो पहले तो आपको इसे पानी को ले जाना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 kg वाटर को. तो सर कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हीट रिक्वायर्ड है. तो वो हीट कितनी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ले जाना है. वो टेम्परेचर आप कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, दैट इज 5 kg, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है. सो दैट इज 1 अगर आप CGS में ले रहे हैं तो, ठीक है, इंटू डेल्टा T कितना है, 0 से 100, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया.
सो ये हीट रिक्वायर्ड है इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए। क्लियर? अब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही वाटर किस में कन्वर्ट होने लगता है? स्टीम में, यानी कि फेज चेंज होने लगती है। जैसे ही फेज चेंज होगी फिर जो हीट रिक्वायर्ड होगी इस वाटर को बेसिकली किस में कन्वर्ट होने के लिए? आइस में, सॉरी स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो कैसे निकालेंगे? दैट इज नथिंग बट Q इज इक्वल टू टोटल मास वाटर का, जो आप वाटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो वो वाटर का मास कितना था आपका? 5 kg, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ इंटू, नाउ वाटर से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए CGS यूनिट क्या है आपकी? 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम के लिए 540, तो इतने ग्राम के लिए मल्टीप्लाइड बाई 540। क्लियर? सो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 5 kg आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी है तो उसको फाइनली स्टीम में कन्वर्ट करना है एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं टोटल कितनी हीट रिक्वायर्ड है उस पूरी प्रोसेस के लिए, वो आप स्टेप वाइज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेक अनदर स्लाइड, वी विल डिस्कस दिस एग्जाम्पल, है ना। इसका ब्लॉक डायग्राम एटलीस्ट मैं एक बार आपको डिस्कस करूंगा, देन यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 11.5। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है आपसे? कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस। यहाँ पे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, 3 kg आइस यहाँ पर रखे हुए है। ठीक है, एट -12 डिग्री सेल्सियस, -12 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? कैप्ट इन ए कैलोरीमीटर टू स्टीम। ठीक है, टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको इस आइस को 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है। ठीक है, स्टीम में भी कन्वर्ट करना है, मतलब आइस से वाटर, वाटर से फिर स्टीम, और उसका टेम्परेचर रखना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो समझो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा? इस आइस को जैसे ही आप हीट देना शुरू करोगे तो सबसे पहले तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तब तक ये क्या रहेगा? आइस। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तब आपने कुछ हीट दी इसको Q1। ठीक है, फिर जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा यानी कि ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका वाटर में। ठीक है, और पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, सो ये वाटर का मास कितना हो गया? 3 kg। और इस टाइम पर जो हीट आपकी आप इसको दोगे, दैट हीट विल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, टेम्परेचर इस टाइम पे चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग। ठीक है, देन अब इस वाटर को जब आप फर्दर हीट दोगे तो ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाकर कहाँ पहुंचेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही वाटर पहुंचेगा ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा? स्टीम में। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, सो यहाँ तक जो आपने इसको एनर्जी दी दैट विल बी Q3, और इसका वेट अभी भी 3 kg है। ठीक है, नाउ जब ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो उस केस में देन टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट, दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस, और अब ये पूरी स्टीम में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और इस समय जो एनर्जी आप इसको दोगे दैट विल बी Q4। आई होप इट इज क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस में, ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाए कि कब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, कब फेज चेंज हो रही है, कब ठीक है लेटेंट हीट है, कब नॉर्मल हीट आप दे रहे हो। सो नाउ अब Q1 अगर मैं लिखूंगा तो Q1 कैसे लिखूंगा? Q1 इज इक्वल टू मास ऑफ द आइस, दैट इज 3 इंटू 10⁻²। अब देखो ये देख लो कि आपको S की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में या नहीं दे रखी। जैसे यहाँ पर S की वैल्यू दे रखी है उसने सबकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये देखो ये दे रखा है। ठीक है, S आइस, तो मैं यहाँ पे ना वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखो मास ऑफ आइस, ठीक है, M, वो तो हर जगह सेम है, चाहे आइस हो, लिक्विड हो, चाहे वाटर हो, सेम मास है, तो मैं उसको M लिख रहा हूँ, इनटू ये Q1 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, S ऑफ आइस,
इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ देखो -12 से 0, सो आई विल राइट 12। सर ये तो केल्विन में दे रखा है और यहाँ डिग्री सेल्सियस में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिर डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, सेम ही रहता है। सो इसको मैंने लिखा 12, ये आपकी वैल्यू आ गई Q1। नाउ m अगर आपने kg में लिखा है तो फिर यहाँ से आप SI कितना लेंगे 2100, ठीक है, और ये वैल्यू किस में आएगी जूल में, ठीक है, दिस विल बी इन जूल। सिमिलरली अब यहाँ से देखिए आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो ये Q2 कैसे लिखेंगे आप, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, क्लियर। सो वो भी आपको दे रखा है, ध्यान से देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इट इज 3.35 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। सो यहाँ से मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज LF, क्लियर। और ये भी आपकी किस में आएगी जूल में, ठीक है, दिस इज योर Q2। देन फिर ये जब वाटर यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए तो इसको क्या लिखेंगे m इंटू SW, ठीक है, वाटर के लिए, इंटू डेल्टा थीटा दैट इज 100, दिस इज योर Q3। अगेन ये भी आपकी किस में आएगी जूल में, बिकॉज मास केजी में दे रखा है और SW भी उसने दे रखा है आपको। देन लास्ट आपका आता है दैट इज स्टीम, जब ये वाटर पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा स्टीम में। सो Q4 आप कैसे लिखेंगे, Q4 इज इक्वल टू मास दैट इज m इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, देखो दे रखा है कितना 2.256, तो वो आपको बस सीधा सीधा यहाँ पे रखना है LV, क्लियर। सो इन सब का जब फाइनली आप एडिशन करोगे ये वैल्यूज पुट करके, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। सो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैलोरीमेट्री के, ठीक है। नाउ लेट मी टेक अनदर पोर्शन दैट इज heat transfer, okay, so this we will discuss in the part 2. Thank you.